तो चलिए आज वही जोश और वही एनर्जी और वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज फिर स्टार्ट करेंगे हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो चलिए आज वही जोश और वही एनर्जी, और ये आपका पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 4 वीडियो कल लाएंगे, कल चैप्टर का समाप्त, यानी कि चैप्टर मानिए आज ही समाप्त हो गया। ठीक, सिर्फ फिगर बनाने के लिए इसमें नहीं बताएंगे। ठीक है, तो फिगर बनाने के लिए अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब कहाँ पर रखेंगे, कहाँ उसका फिगर बनेगा, फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, है ना, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वो फिगर कहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज अगले वीडियो में हम 10 मिनट का वो वीडियो रहेगा, 10 से 5 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें हम सारा चीज कवर कर देंगे। उसके बाद उसी वीडियो में हम सूत्र बता देंगे, है ना, कितना सूत्र होता है, सारा सूत्र को बता देंगे। ठीक है, तो आज चलिए बिना बकवास किए हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए मेरे भाई, यहाँ पे बोर्ड पर। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पर। चलिए आज हम जानेंगे किसके बारे में, तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में, जो कि अगले वीडियो में हम आपको बता दिए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में और आभासीय प्रतिबिंब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, कहा जा रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, कहने का मतलब यह है कि जिस बिंदु पर वो वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वो वास्तव में मिलती है उसी को हम क्या कहेंगे, तो उसी को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि वास्तव में वो मिलना चाहिए, उसी को वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। चलिए हम बताते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरह से हमको बताएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप शायद यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए हम यहाँ पे बताते हैं। कहा जा रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, मान लीजिए कि ये कोई बिंदु स्रोत है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है। ठीक है, वह किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, मान लीजिए ये कोई दर्पण है, मान लीजिए कि ये कोई मिरर है। क्या है, ये कोई मिरर है। ठीक है, ये कोई दर्पण है। चलिए इंग्लिश नहीं यहाँ पे चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हिंदी चलेगा। दर्पण से यहाँ मान लीजिए कि यहाँ से किरण चली, दर्पण पर गया और दर्पण से टकराकर क्या कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन मतलब क्या होता है कि जब ये मिरर से टकराएगा ना, जब ये मिरर से टकराएगा तो ये खुद लौट जाएगा, जिस दिशा से आई उसी दिशा में लौट जाएगी। और वही कहा जा रहा है कि जिस बिंदु पर ये किरण फिर जहां से परावर्तन जा रहा है, परावर्तन हो गया, अभी जहां पे जाकर मिलेगा, जहां पे वास्तव में जाकर मिलेगा उसी को क्या कहेंगे, तो उसी को वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। तो समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब उसी कहेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से, मान लीजिए ये कोई बिंदु स्रोत है, इससे प्रकाश की किरणें चली, मिरर से टकराई, यानी कि दर्पण बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे, मिरर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि अंग्रेजी हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम अंग्रेजी भाषी नहीं है, अभी हम हिंदी भाषी हैं। इसलिए जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण पे टकराया और जिस बिंदु पर दर्पण पे टकराया और परावर्तन के बाद दर्पण से जब टकराएगा क्या होगा, परावर्तन होगा, यानी कि जिस बिंदु से आई उसी बिंदु की ओर वो मुड़ जाएगी। अभी जिस बिंदु पर आई थी और उसी बिंदु से यहाँ से जब मुड़ेगी, यानी परावर्तन जब होगी, अब ये परावर्तन के बाद ये जिस बिंदु पर मिलेगी उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। आशा करते हैं कि मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहना आपको बहुत ही बढ़िया से समझ आया होगा। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, तो वास्तव में मिलना चाहिए, उसी को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। यदि वास्तव में नहीं मिलेगा तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब नहीं कहेंगे। ठीक है, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आइए आभासीय प्रतिबिंब में किसी बिंदु स्रोत से आती, देखिए
फॉर्मूला दोनों परिभाषा सेम ही है, ठीक है। देखिए क्या सेम है, ठीक है। एक फॉर्मूला रटना, कोई भी चीज फिजिक्स में रटना नहीं है, ठीक है। विनायक सक्सेना के साथ रहकर समझना है, ठीक है। फिजिक्स को रटिएगा तो भूल जाइएगा एग्जाम में। तो समझिए, आभासीय प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासीय प्रतिबिंब कहते हैं। कहने का मतलब यह है, फिर से परिभाषा को पढ़ते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासीय प्रतिबिंब कहेंगे। सेम टू सेम फॉर्मूला मेरे भाई, है ना। देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वह मिलेगी, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम आभासीय प्रतिबिंब कहेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब आपको क्या बताए थे, कमेंट कीजिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब आपको यह बताए थे कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराती है तो परावर्तन हो जाती है, दर्पण से टकराकर वह परावर्तन हो जाती है। और जिस बिंदु पर परावर्तन होने के बाद वह जिस बिंदु पर मिलेगी उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ आभासीय प्रतिबिंब वास्तविक में नहीं मिलना चाहिए, बल्कि किस बिंदु से आ रहा है वह प्रतीत होना चाहिए। किस बिंदु से वो आ रही है, ये किरण किस बिंदु से आ रही है यह मालूम होना चाहिए। उसी को क्या कहेंगे, उसी को वास्तविक प्रतिबिंब, आभासीय प्रतिबिंब कहेंगे। आशा करते हैं कि समझ आ गया होगा। चलिए आप नोट कीजिएगा, नोटबुक निकालिए, सिर्फ वीडियो मत देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ वीडियो मत देखिए, कॉपी पेन और बुक साथ में रखिए। हम क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, इसका जानकारी आपको होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जिस प्रकार हमारे पास बुक रखते हैं, ठीक है, ये बुक रखते हैं और इस बुक के माध्यम से हम ये करते हैं कि क्या इस टॉपिक दिया है ना, टॉपिक को हम वहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। उस टॉपिक को लिखने के बाद आपको हम डीपली में जाकर समझाते हैं। किताब में तो बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, किताब में लिखा हुआ चीज़ समझ नहीं आएगा। इसलिए तो मेरा ज़रूरत यहाँ पे पड़ा, इसलिए तो हम यहाँ पे आए हैं, है ना। ठीक, चलिए, यदि आपको किताब में लिखा हुआ समझ आ जाता तो हमारा ज़रूरत नहीं पड़ता और आज हम यहाँ पे आप लोगों के सामने नहीं होते, ठीक है। तो नोट कीजिएगा, कॉपी निकालिए, नोट कीजिए कि आभासीय प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। आभासीय प्रतिबिंब को पूछा जाता है एग्जाम में कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आभासीय प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि इस प्रतिबिंब को क्या किया जा सकता है, तो पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन आभासीय प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसको पर्दे पर क्या नहीं किया जा सकता है, तो इसको जो है आभासीय प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को नोट कीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को जो है क्या किया जा सकता है, तो इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कहीं लिखे थे इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है लेकिन आभासीय प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो आप देखे होंगे कि प्रोजेक्टर पर जो दिखाया जाता है वो क्या है, वो कौन सा प्रतिबिंब वहां पे होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। क्यों? क्योंकि उस पर पर्दे पर प्राप्त जो है फिगर को प्राप्त किया जा सकता है ना, वहां पे जो है वहां पे वीडियो प्ले हो सकता है। लेकिन आभासीय प्रतिबिंब पर क्या होगा, तो पर्दा पर जो है पर्दा पे वीडियो प्ले नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आभासीय प्रतिबिंब में क्या होता है, तो पर्दा पर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता, पर्दा पर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उसके बाद फिर लिखिएगा, आभासीय प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, हमेशा याद रखिएगा। आभासीय प्रतिबिंब में क्या होता है, आभासीय प्रतिबिंब में क्या होता है, तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासीय प्रतिबिंब में फिगर कैसा बनता है, तो सीधा बनता है, सीधा बनता है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब में क्या बनता है, तो उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब में उल्टा फिगर बनता है। और जो आईना जो यूज करते हैं बाल को झाड़ने में,
वो किस कैसा दर्पण होता है, तो समतल दर्पण होता है। आप देखिएगा वहां पे क्या देखिएगा कि वहां पे आप जब देखिएगा ना अपना जो है कुछ पीछे भी लिखा हुआ है, कुछ पीछे लिखा हुआ रहे और आगे आप आईना लगा दीजिए, आगे आप मिरर लगा दीजिए, सॉरी मिरर नहीं दर्पण कहना है, ठीक है, बार बार हम मिरर कह रहे हैं, लेकिन दर्पण को आगे लगाना है। जब आगे आप दर्पण को लगा दीजिएगा, अगर आप पीछे बोर्ड पर कुछ लिखे हुए हैं तो जब आगे से देखिएगा ना मिरर में क्या होगा, उल्टा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, तो इसका मतलब कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो आप फिर से नोट कीजिए, आभासीय प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासीय प्रतिबिंब सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह उल्टा बनता है। चलिए अब समतल दर्पण के बारे में जानेंगे। समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण में ये होता है कि कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होती है, यानी कहने का मतलब यह है कि कोई वस्तु समतल दर्पण से क्या हो, जितना आगे हो, समतल दर्पण से जितना आगे होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। यानी कहने का मतलब यह है कि समतल दर्पण से जितना आगे कोई वस्तु होगा, देखिए यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम रब करते हैं, यदि आप एक जो है ध्वनि वाला स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद हम समझाएंगे, ठीक है, फिजिक्स को रखना नहीं। चलिए हम मिटाते हैं, चलिए समझिएगा बेहतरीन तरह से, हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है, और आप समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। कोई चीज नहीं जानना गुनाह नहीं है, ना जानने की कोशिश करना सबसे बड़ा गुनाह है। तो चलिए हम समझाते हैं यहाँ पे आपको, चलिए हम समझाते हैं यही कि कहा जा रहा है कि समतल दर्पण में जितनी आगे कोई वस्तु होती है, यानी कि कोई वस्तु जितना आगे होता है, समतल मान लीजिए समतल दर्पण है, ठीक है, ये समतल दर्पण है, ठीक है, ये समतल दर्पण है, और ये मान लीजिए कि ये भी समतल दर्पण, ये क्या है, ये भी समतल दर्पण है, ठीक है। तो ये एक कार्ड मान लीजिए, ये क्या है, एक कार्ड मान लीजिए, और इसको भी क्या मान लीजिए, इसको भी कार्ड मान लीजिए। चलिए देखिए क्या होता है कि समतल दर्पण से जितना आगे कोई वस्तु कोई चीज रखा होता है, कोई वस्तु रखा होता है, समतल दर्पण से जितना आगे कोई वस्तु रखा होता है तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में उतना ही क्या होता है, उतना ही पीछे बनता है। पीछे देखिए बना है, देखिएगा, नजर दोहराइएगा, नजर देखिए यहाँ पे रखिए, ठीक है, देखिए आपका ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। देखिए यहाँ पे कार्ड रखा हुआ है और यहाँ पे क्या है, समतल दर्पण है। तो ये जो कार्ड है तो जितना समतल दर्पण से आगे होगा, जितना समतल दर्पण से आगे होगा उसका प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण में उतना ही पीछे बनेगा। देखिए पीछे बना है ना, तो यही है समतल दर्पण की। ये सारा चीज पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, ये नॉलेज के लिए हम सिर्फ बता दिए। चलिए मिटाते हैं। चलिए अब हम जानते हैं समतल दर्पण का, जो हम ये लिखे हैं समतल दर्पण का विशेषता है, ये पूछा जाता है कि समतल दर्पण का जो है विशेषताएं को लिखे। तो समतल दर्पण का विशेषता क्या होगा, तो समतल दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अभी तो हम बताए थे ना फिगर बनाकर, अभी तो बताए थे। लीजिए आपके लिए हम दोबारा फिर फिगर बनाते हैं। चलिए आपके लिए हम दोबारा फिगर हम फिर बनाएंगे, थोड़ा गड़बड़ हो जाए। देखिए इस प्रकार हम आपके लिए फिगर बनाए थे ना, तो क्या हुआ था, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब क्या बनता है, दर्पण के प्रतिबिंब क्या बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, कि जितना इसका आकार होगा। चलिए हम बहुत ही बढ़िया फिगर बनाएंगे और समझाएंगे आपको। हम मिटा दिए, ये हम मेरा बहुत बड़ा गलती की है, मिटाना नहीं चाहिए था क्या। चलिए नहीं मिटाएंगे लोग, अब हम नहीं मिटाएंगे। चलिए इस प्रकार फिगर हम बना दिए। ये भी इतना आकार का है, ये भी आकार, यही कार्ड यहाँ पे आया। तो ये क्या है, ये कार्ड है, और ये क्या समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, ठीक है। देखिएगा ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान किधर है, आपका भविष्य इधर है, तो आपका भविष्य इधर है, इधर ध्यान दीजिएगा। ये कार्ड जो होता है, कहने मतलब यह है एक का को किसी चीज को रखना नहीं। समतल दर्पण के हर एक विशेषताओं को क्या करना है, तो याद रखना है माइंड में, ठीक है। कॉपी में नोट ज्यादा नहीं करना है, कॉपी में नोट कीजिएगा लेकिन उससे बेसी दिमाग में नोट कीजिए।
प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, अभी तो बताए थे ना। समतल दर्पण के जितना आगे कोई वस्तु रखा होगा तो समतल दर्पण में क्या होगा, उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। तो पहला विशेषता तो ये हम बता दिए थे ना, पहला विशेषता हम बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो प्रतिबिंब का जो आकार होता है, ये प्रतिबिंब का जो आकार होता है वस्तु का आकार का क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि ये जितना यही फिगर तो यहाँ बना, यही वाला फिगर तो यहाँ बना, तो वही तो लिखा है प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का जो आकार होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। कि यही तो वस्तु यहाँ पे बना, तो जितना आकार इसका होगा उतना ही आकार इसका होगा। समझ आ गया होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। तो हम तो बताए थे ना बाबू, तो सीधा तो बना। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आर ऐसे इस प्रकार लिखा है, तो आर ऐसे इस प्रकार लिखा है, तो इस प्रकार तो नहीं लिखा है। इस प्रकार यदि लिखा रहता तो क्या होता, तो उल्टा प्रतिबिंब बनता। लेकिन दर्पण प्रतिबिंब क्या है, तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बना। यहाँ पे क्या बना हुआ है, तो सीधा बना हुआ है। तो यही 3 विशेषताओं को आप लिख दीजिएगा। पहला लिखिएगा कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। चलिए समझ आ गया होगा। तो मिटाते हैं। फिगर से याद रखिएगा, सारा चीज याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद आइए, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं। पहला नंबर हम ध्रुव के बारे में जानेंगे, वक्रता केंद्र के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, तो ध्रुव के बारे में जानेंगे, वक्रता केंद्र के बारे में जानेंगे, वक्रता त्रिज्या के बारे में जानेंगे, प्रधान अक्ष के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ध्रुव में क्या होता है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। यानी कि ये ध्रुव जो है, ये गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, तो ध्रुव कहेंगे। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। याद रखिएगा, ध्रुव किसे कहेंगे, तो गोलीय दर्पण। ये कैसा दर्पण है, तो ये गोलीय दर्पण है। ये कैसा दर्पण है, तो ये गोलीय दर्पण है। याद रखिएगा, फिगर इसलिए हम बनाए ये गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण क्या होगा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये जो मध्य बिंदु इसी को क्या कहेंगे, तो इसी को हम ध्रुव कहेंगे, ठीक है। याद रखिएगा। वक्रता केंद्र के बारे में, चलिए ध्रुव के बारे में हम समझ लिए, टिक लगा देते हैं कि समझ गए। वक्रता केंद्र के बारे में जानेंगे। वक्रता केंद्र में क्या होगा, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस वक्रता केंद्र का भाग होता है उसे क्या कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, तो वक्रता केंद्र कहेंगे। याद रखिएगा, ठीक है। याद करने वाली योग की बात है, ठीक है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए तीसरा समझते त्रिज्या के बारे में। वक्रता केंद्र भी आपको समझ आ गया, वक्रता केंद्र समझ आ गया। उसके बाद हम समझेंगे किसके बारे में, वक्रता त्रिज्या के बारे में। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किससे कहेंगे, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे क्या कहेंगे, उसे वक्रता केंद्र कहेंगे। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होगा उसी को वक्रता केंद्र कहेंगे। और वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, तो वही डिफिनेशन, यही डिफिनेशन बोल देना है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। इतना तो सिंपल परिभाषा है, याद रखिएगा। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। और मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और चलिए हम क्या कहते हैं, ध्रुव के बारे में जानेंगे, वक्रता केंद्र के बारे में जान गए और वक्रता त्रिज्या के बारे में हम अध्ययन कर गए। और उसके बाद हम जानेंगे प्रधान अक्ष के बारे में। चलिए हम जानते हैं प्रधान अक्ष के बारे में। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, ध्रुव से देखिएगा, ध्रुव से ये ध्रुव है, ध्रुव से वक्रता केंद्र,
ध्रुव से वक्रता केंद्र, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही प्रधान अक्ष कहते हैं। यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र इनकी पोल, पी से पोल, सी से सेंटर, याद रखिएगा। क्योंकि ध्रुव को पी से सूचित करते हैं और वक्रता केंद्र को सी से, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव, यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाले सरल रेखा को क्या कहेंगे? तो वक्रता केंद्र कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, सॉरी वक्रता केंद्र नहीं, प्रधान अक्ष कहेंगे, प्रधान अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहेंगे? तो प्रधान अक्ष कहेंगे। समझ आ गया होगा। चलिए अब हम जानते हैं किसके बारे में जानेंगे? तो आवर्धन के बारे में जानेंगे, आवर्धन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए आवर्धन के बारे में जानते हैं। देखिएगा आवर्धन का परिभाषा सबसे आसान है और पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है आवर्धन के बारे में। चलिए आवर्धन के बारे में जानेंगे। देखिए इसका परिभाषा से, इसके फॉर्मूला से ही हम क्या करेंगे? तो डिफिनेशन तैयार कर लेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो क्या कहिएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं? सॉरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहेंगे? तो आवर्धन कहेंगे। आगे समझ में समझिए, बोलिएगा, पहले बोलिए, मेरे साथ साथ बोलिए। ठीक है, बोलिए, है ना। हम देखने तो आपको नहीं जा रहे हैं आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। यदि बोलिएगा तो आपका फायदा होगा। बोलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, बोलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो और बोलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहेंगे? तो आवर्धन कहेंगे। ठीक है, आवर्धन कहेंगे। समझ आ गया होगा। तो देखिए इसको इस प्रकार लिखेंगे। एम से क्या होता है? एम से याद रखिएगा। चलिए एम से क्या याद रखिएगा? एम से होता है आवर्धन, एम से आवर्धन। एच डैश दिया रहा है, एच डैश क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच से क्या होता है? एच से तो वस्तु की ऊंचाई। एच से क्या होता है? एच डैश से प्रतिबिंब की ऊंचाई, एम से आवर्धन और एच से वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। तो अब देखिए इस प्रकार फॉर्मूला बनाइए, m बराबर एच डैश बटे एच। यही सेम फॉर्मूला यही है। m क्या होता है? आवर्धन। m क्या होता है? तो आवर्धन। h डैश क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और h क्या होता है? वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आवर्धन कहते हैं। ये खत्म हो गया। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए आप देखिए, चलिए आपको बताते हैं। देखिए इस प्रकार देखिए इस प्रकार, चलिए हम बढ़िया से बताते हैं। यदि इस प्रकार, ठीक है, देखिए यदि इस प्रकार यानी उठा हुआ, यदि कोई उठा हुआ रहे और उस पर पुलिस क्या रहे, बाहर की ओर पुलिस क्या रहे, है ना, बाहर की कोई दर्पण उठा हुआ हो और उसके ऊपर बाहर से पुलिस क्या हो, ये क्या है? ये बाहर से पुलिस क्या हुआ, ये क्या है? तो बाहर से पुलिस क्या हुआ है, तो इसको क्या, कौन सा दर्पण कहेंगे? तो इसको अवतल दर्पण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? तो इसको अवतल दर्पण कहेंगे। यदि ये दर्पण क्या हो? धसा हुआ हो, ये दर्पण धसा हुआ हो, इस प्रकार हो, ये दर्पण इस प्रकार हो, यानी ये क्या हो गया? ये आपका हो गया अवतल दर्पण। यदि दर्पण क्या हो? धसा हुआ, यदि दर्पण धसा हुआ हो, यदि प्रतिबिंब धसा हुआ हो और भीतर की ओर पुलिस क्या हो, उसी को क्या कहेंगे? उसी को उत्तल दर्पण कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? तो उत्तल दर्पण कहेंगे।
उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को समझ जो है पहचानने के लिए आप सीख गए। ठीक है, पहचानने के लिए बता दिए कि जो बाहर की ओर जो है पेंट किया हो, बाहर की ओर पेंट किया रहे उसे हम क्या कहेंगे, उसे अवतल दर्पण कहेंगे। कि उठा हो, बाहर की ओर उठा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। और जो 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 क्या हो, जो दर्पण जो है भीतर के द्वारा, भीतर में जो पॉलिश किया हो, यानी कि अंदर की ओर पॉलिश किया हो, यानी कि धसा हुआ, अंदर की ओर धसा हुआ हो, उसी को क्या कहेंगे, उसी को उत्तल दर्पण कहेंगे। तो आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, समतल दर्पण भी पहचानने के लिए बता दिए, है ना। जो आप जो घर में यूज करते हैं, है ना, पार्टी पारने में, है ना, तो वो क्या समतल दर्पण होता है, उसमें क्या तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा वीडियो समझ आया होगा। तो एक वीडियो और हम लाएंगे, यदि हम चाहें तो इसी वीडियो में बता सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में नहीं बताएंगे। उसमें बताएंगे कि आप जो है फोकस पर यदि वस्तु को रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना। वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, केंद्र पर रखिएगा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अवतल दर्पण में जो है कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनता है, इसका वीडियो हम कल लाएंगे, वो पार्ट 4 वीडियो होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।